गुड इवनिंग एवरीवन। नारायणी नमोस्तुते। ओके, सो आज हम हाउसेस वाले अपने सेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पे। और कुछ बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जब आप हाउसेस को जज करोगे तब। ठीक है। सो हम बात करते हैं, एक चीज होती है, कहीं पे लिख लीजिएगा क्लियरली। एक होता है कि किसी प्लेनेट का नैसर्गिक स्वभाव कैसा है। नैसर्गिक स्वभाव कैसा है कि वो है कैसा, परमानेंट स्वभाव कैसा है उसका। ठीक है। वो हम लोगों ने बात करी है कि शुक्र और गुरु सबसे ज्यादा सौम्य प्लेनेट है। चंद्रमा अगर क्षीण नहीं है, फुल मून है, पूर्णिमा के आसपास का जो चंद्रमा होता है या शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होता है वो शुभ होता है। बुध अगर शुभ प्लैनेट्स के साथ बैठा हो या अकेला बैठा हो तो वो शुभ होता है। नैसर्गिक मतलब नेचुरल, मृदुला जी, नेचुरल बेनिफिक है वो। तो नेचुरल बेनिफिक कौन कौन हुए? सबसे ज्यादा शुभ होते हैं शुक्र, फिर गुरु, पूर्णिमा के पास वाला चंद्रमा, बलि चंद्रमा हो, क्षीण ना हो, शुक्ल पक्ष का हो, और बुध, बुध पाप ग्रह के साथ ना हो, या तो शुभ ग्रहों के साथ हो या अकेला हो तो शुभ है। अब कोई प्लैनेट आपके लिए शुभ है या अशुभ है, क्योंकि चार्ट के हिसाब से भी चीजें बदलेंगी। हर किसी के लिए हर एक प्लैनेट एक जैसा नहीं है। सो आपका जो लग्न है या आपका जो चार्ट है उसके हिसाब से वो प्लैनेट आपके लिए शुभ या अशुभ हो जाएंगे। कैसे होंगे? कि उन्होंने कौन से वाले हाउस को ओन किया। जैसे जिसका जो भी लग्नेश है, क्योंकि हम बोलते हैं कि फर्स्ट हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा शुभ है। तो पहले भाव का आपका स्वामी जो है ना उसको शुभ लिखिए आप। लग्नेश हमेशा शुभ होता है। प्राशा ऋषि कहते हैं लग्नेश इज ऑलवेज बेनिफिक। लग्नेश के साथ साथ पांचवें भाव का स्वामी, फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड, एक पांच नौ के स्वामी शुभ रहते हैं। पहला तो हमेशा ही रहेगा शुभ। अब बाकी ग्रहों की अगर हम बात करें, अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि बाकी ग्रह मेरे लिए शुभ हैं या अशुभ हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि उनको कौन से घर दिए गए। कल हम लोगों ने देखा था कि भाई ग्रुपिंग कैसे की जाती है हाउसेस की। तीन छह ग्यारह, ग्यारह क्या है? त्रिषणाय है। उपच्चय भाव क्या है? तीन छह दस ग्यारह, उपच्चय। तो अगर किसी को पहला भाव दिया गया है, पांचवा दिया गया है, नौवां दिया गया है, तो वो शुभ में काउंट होंगे ना। लेकिन इसमें और भी है, रूल्स में आगे भी और चीजें हमें देखनी है। सो यहाँ पर क्लियरली आप लिख लीजिए कि कोई भी प्लेनेट आपके लिए एक बेनिफिक की तरह बिहेव करेगा या मेलिफिक, यानी एक शुभ ग्रह की तरह बिहेव करेगा या अशुभ की तरह, ये डिपेंड करेगा कि वो किन भावों का स्वामी है। तो लगन टू लगन ये डिफरेंट आएगा, हर लगन के हिसाब से ये अलग होगा। लेकिन हमें कभी भी नहीं भूलना है कि नेचुरल बेनिफिक कौन है या नेचुरल मेलिफिक कौन है, उनका नैसर्गिक स्वभाव क्या है। अब हमने कल एक सूत्र की बात करी थी कि जब भी शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी बनते हैं तो अपनी शुभता छोड़ देते हैं। शुभ ग्रह चार बताए हमने, अभी बात करी। तो जब भी वो केंद्र के स्वामी बनेंगे तो अपनी शुभता को छोड़ देंगे। और इसी के बाद हमने कहा था कि अगर पापी ग्रह केंद्र के स्वामी बनेंगे, एक चार सात दस के स्वामी अगर पापी ग्रह हैं तो वो अपनी अशुभता छोड़ देंगे। लेकिन याद रखना, इसका यह मतलब नहीं है कि शुभ वाले अशुभ हो गए और अशुभ वाले शुभ हो गए, इसका यह मतलब नहीं है। गिरावट आएगी उसमें। ठीक है। जैसे शनि मंगल क्या है, पापी ग्रहों में आते हैं, मेलेफिक्स में आते हैं। तो अगर वो केंद्र को ओन करते हैं, केंद्र में उनकी राशियां हैं, तो अब जो है ना उनका मेलेफिक इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। गुरु शुक्र अगर शुभ है तो केंद्र के स्वामी होने से ये नहीं कि वो अशुभ हो जाएंगे, लेकिन उनकी शुभता में कमी आएगी। फर्क समझिएगा। नेचुरल मेलिफिक कौन कौन से होते हैं? तो इसमें सूर्य को भी हमें लेना है। हालांकि सूर्य मेलिफिक नहीं है, क्रूर है, क्रूर।
लेकिन जब आप मेलेफिक्स की बात करते हो तो यहाँ पे सूर्य भी आएंगे। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। सन, मार्स, सैटर्न, राहु एंड केतु, ये क्या है? मेलिफिक। जब ये केंद्र के स्वामी बने 1 4 7 10 के, तो मेलिफिक जो इन्फ्लुएंस था वो कम हो गया। लेकिन सिर्फ ओनरशिप से भी आप उस चीज को तय नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला, दोनों चीजें आपको साथ लेके चलनी है कि उस प्लेनेट का नैसर्गिक स्वभाव कैसा है और उसको हाउसेस कौन से मिले। ऐसे करके आपको जज करना है हमेशा। ट्राइन के स्वामी हमेशा शुभ है, कुछ भी उनकी कंडीशन हो। ट्राइन यानी 1 5 9, इनके स्वामी हमेशा शुभ रहेंगे, चाहे उनका नेचर, जैसे मान लीजिए किसी के चार्ट में 5वें भाव के स्वामी शनि बनते हैं। अब शनि तो नैसर्गिक पापी ग्रह हैं, लेकिन यहां पर इस जातक के लिए वो शुभ हो जाएंगे क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड है। ऐसे ही मान लेते हैं किसी चार्ट में 9th हाउस के लॉर्ड बने मंगल, तो मंगल भी नैसर्गिक पापी है, नेचुरल मैलिफिक है, लेकिन इस जातक के लिए अब वो शुभ की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि 5th लॉर्ड है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तीसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव, 3 6 11, 3 6 11 के जो स्वामी होते हैं ना, सदैव अशुभ होते हैं, हमेशा वो मैलिफिक रहेंगे। लॉर्ड ऑफ 3 6 11 आर ऑलवेज मैलिफिक। दूसरा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, 2 8 12, इनके जो स्वामी होते हैं ना वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल यानी ना अच्छे ना बुरे, लेकिन इसके स्वामी कहाँ बैठे, किनके साथ बैठे, उस हिसाब से रिजल्ट देंगे। 2 8 12, 2 8 12 के स्वामी न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन उनका प्लेसमेंट आपको देखना पड़ेगा। दूसरे भाव का स्वामी अगर पापी ग्रह के साथ बैठ जाए या किसी त्रिक भाव में चला जाए, 6 8 12 में बैठ जाए, तो अब वो नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू करेगा। सेम छठे का भी, सॉरी, 2 8 12, दूसरे भाव का, 8वें का और 12वें का, इनके लॉर्ड का रिजल्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि कैसे बैठे हैं चार्ट पे। अगर अच्छे बैठे हुए हैं तो ये न्यूट्रल हैं, फिर आपको तंग नहीं करेंगे ये। लेकिन पापी ग्रहों के साथ हैं तो आपको दिक्कत देंगे। अब जब हम बात करते हैं कि केंद्र बहुत शुभ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, उसमें भी समझिए आप, पहले भाव से ज्यादा स्ट्रांग है 4th हाउस, 1st हाउस से स्ट्रांग है 4th हाउस। 4th से ज्यादा इंपॉर्टेंट है 7th हाउस, और 7th से ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10th हाउस। तो केंद्र में सबसे ज्यादा बली कौन सा हाउस हुआ? 10वां भाव, उससे कम 7वां, उससे कम चौथा और उससे कम पहला। सिमिलरली त्रिकोण, त्रिकोण क्या होता है? 1 5 9। तो पहले भाव से ज्यादा पावरफुल है 5वां भाव, या शुभ है 5वां भाव, और 5वें से ज्यादा शुभ है 9वां। इसी तरीके से हमने क्या बोला, मेलिफिक हाउसेस कौन से बताए? 3 6 11, राइट। हमने बोला 3 6 11 शुभ नहीं है। तो तीसरे भाव से भी ज्यादा खराब है छठा, और छठे से भी ज्यादा खराब है 11वां। तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव अशुभ भाव कहे गए हैं। उसमें से भी तीसरे से ज्यादा छठा खराब है, छठे से ज्यादा 11वां। आप इसको नेगेटिव भी लिख सकते हो, या ये कह सकते हो कि ज्यादा पावरफुल है, मतलब उस हाउस के पास उतना ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस देने की, अपना इफेक्ट देने की पावर है। तीसरे से ज्यादा इफेक्ट कौन सा भाव देगा? छठा भाव। छठे से ज्यादा कौन देगा? 11वां भाव।
यही आप अप्लाई कर सकते हो 2, 8, 12 पे भी। 2, 8, 12 हमने क्या बोला, न्यूट्रल है। तो कैसे रिजल्ट्स आएंगे, दूसरे से ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे आठवीं के, आठवीं से ज्यादा 12वें के। शुभ या अशुभ वो डिपेंड करेगा कि उस लॉर्ड की प्लेसमेंट कैसी है चार्ट पे। 2, 8, 12 प्राशर ऋषि कहते हैं कि ये न्यूट्रल है, लेकिन इनका फल इस बात पे डिपेंड करता है कि ये किस ग्रह के साथ जाके बैठे, या किस स्थिति में रहे, किस हाउस में गए। 8वें भाव को खराब क्यों बोला गया, आप समझिए। 8वां भाव क्या कारण था कि 8वें को हम एक मैलेफिक हाउस बोलते हैं या अच्छा नहीं बोलते, त्रिक भाव में लेते हैं। हमने कल ये समझा कि हर एक भाव अपने से पिछले वाले भाव को नेगेट करता है। ठीक है। सो 8वें से पीछे क्या है, या सॉरी 9वें से पीछे क्या है, 9वें से पीछे 8वां भाव आता है ना। सो 9वां भाव क्या है, धर्म का है। अगर आप इसको एक तरीके से देखो तो 9वां अगर धर्म है, उसको अगर नेगेट कर रहा है, तो 8वां क्या हो गया, अधर्म, या धर्म का ना होना किसी इंसान के अंदर। 8वें को 8वां नेगेट करेगा 9वें भाव को। इसीलिए, और सबसे बड़ी बात, 9वां भाव जो है ना आपका भाग्य है। भाग्य कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी लोग जानते हैं। तो 9वां भाव आपका भाग्य है। तो 8वां भाव क्या हो गया, उसको नेगेट करेगा, अभाग्य, बैड लक। इफ 9th हाउस इज लक, तो 8th हाउस इज बैड लक। इसीलिए इसको इतना खराब बोला गया है। लॉस ऑफ भाग्य। इसीलिए 8वें को आप मेलेफिक में कंसिडर करते हो। अब 12वें को क्यों बोला गया है जी कि 12वां भाव खराब है, क्योंकि वो किसका 12वां है, लगन का 12। फर्स्ट के पीछे है ना, फर्स्ट के जस्ट पीछे है ना, तो लगन को नगेट कर रहा है, सेल्फ को ही नगेट कर रहा है। जहां हमने बात करी कि पहला भाव कितना इंपॉर्टेंट है, त्रिक भी है, केंद्र भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन 12वां क्या कह रहा है, उसको नगेट कर रहा है। लॉस ऑफ सेल्फ, अपना ही लॉस, सेल्फ, लॉस ऑफ सेल्फ। इसीलिए बोला गया 12वें को, इसीलिए अच्छा नहीं मानते। छठे भाव को अगर आप देखोगे, तो छठा भाव दिखाता है रोग, ऋण, शत्रु, डिजीज की बात कर रहा है छठा भाव। तो नेचुरली इट्स नॉट गुड। एक और बात याद रखिएगा, कल आप लोगों ने सवाल भी किया था कि अगर लग्नेश ही अष्टमेश बन जाए तो क्या होगा। मतलब फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है, जैसे मेष लगन में होता है, पहला फर्स्ट हाउस के मालिक हुए मंगल, क्योंकि 1 नंबर लिखा है मेष राशि। उनकी दूसरी राशि कहाँ जाती है, 8वें भाव में, वृश्चिक राशि। अब वो तो अष्टमेश हो गए, तो क्या वो अशुभ है। तो सूत्र ये कहता है कि जब भी कोई लग्नेश बनेगा, तो भले ही वो अष्टमेश हो, वो शुभ ही रहेगा। अष्टमेश अगर लग्नेश है तो वो शुभ ही है। लेकिन याद रखना, 8वां जो भाव है ना, वो अच्छा नहीं है, वो शुभ नहीं है। ठीक है। उसके कारण मैंने आपको बताया, अभाग्य है, अभाग्य दिखाता है। जैसे कन्या लगन की अगर आप बात करोगे ना, कन्या लगन, ठीक है, 6 नंबर आ गया लगन में। तो यहां पर आप देखो ना, मंगल जो है ना, मंगल बनेगा तीसरे भाव का स्वामी और 8वें भाव का स्वामी। ठीक है। तीसरे भाव में 8 नंबर जाएगा, और 8वें भाव में 1 नंबर आएगा। तो अब वो कैसे अच्छा रहेगा, खराब हो गया। टॉरस लगन, अगर वृषभ लगन है, तो वृषभ लगन के लिए जुपिटर बनते हैं अष्टमेश। एक राशि उनकी आएगी 8वें भाव में, और एक राशि जाएगी उनकी 11वें भाव में, टॉरस लगन। तो अब क्या हो गए, उसके लिए अच्छा फल देने वाले नहीं हुए उस चार्ट के लिए। तो कई जगहों पर ऋषि कहते हैं कि 8वां भाव तीसरे और 11वें से भी ज्यादा खराब है। लेकिन यहां पर एक और सूत्र है। सूत्र क्या है,
कि अगर अष्टमेश त्रिकोण के किसी एक हाउस को भी ओन करता हो तो वो शुभ हो जाएगा। जैसे सिंह लगन की पत्रिका में 8वें भाव का स्वामी बनते हैं जुपिटर, 12 नंबर आएगा। अगर 5 नंबर का लगन है तो 12 नंबर आएगा 8वें भाव में। कौन बना? लॉर्ड जुपिटर। तो क्या जुपिटर अशुभ है? तो देखते हैं इनकी दूसरी राशि कहां जा रही है, 9 नंबर। तो 9 नंबर जाएगी 5वें भाव में। तो एक क्या मिला? ट्राइन मिल गया। तो अब जब भी कोई प्लेनेट एक ट्राइन का स्वामी होगा, भले ही वो अष्टमेश भी हो, वो शुभ हो जाएगा। अब उसको अष्टमेश का दोष नहीं है। तो ये एक्सेप्शन है 8वें भाव के लिए। और एक और चीज आप नोट कीजिए, 8वें भाव का स्वामी अगर सूर्य हो या चंद्रमा हो, यानी किसी भी चार्ट में अगर किसी के भी चार्ट में अगर 8वें भाव में 4 नंबर लिखा हो या 5 नंबर लिखा हो, तो अब उसको अष्टमेश का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब अष्टमेश का दोष नहीं लगता इन दोनों को, क्योंकि इनकी एक ही राशि है। सूर्य चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। इसके आगे नोट कीजिए, अगर कोई प्लैनेट, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, अगर कोई प्लैनेट केंद्र का स्वामी हो, यानी 1, 4, 7, 10 में से किसी हाउस में उसकी राशि हो, साथ ही 1, 5, 9 में भी उसकी राशि हो, एक राशि, यानी एक राशि पड़ जाए केंद्र में, एक राशि पड़ जाए त्रिकोण में, इसको बोला गया है कि ये जो प्लेनेट बनेगा ये राजयोग कारक प्लेनेट है। ये आपको राजयोग दे सकता है, राजाओं वाले योग, मतलब राजा बनाने वाले योग। राजयोग कारक प्लेनेट हो गया ये, अगर उसके पास एक केंद्र है और एक त्रिकोण है तो। अगर कभी भी आपको देखना हो ना, कोई भी प्लेनेट मैलिफिक कब बनने का, मैलिफिक होने का एक है। अगर आपको ये देखना है कि क्या शनि मेरे चार्ट में मैलिफिक है या बेनिफिक है, शुभ है या अशुभ है, सिंपल ये देख लो। क्या शनि त्रिकोण में से किसी एक हाउस को ओन करते हैं? 1, 5, 9। अगर वो करते हैं तो अब वो मैलिफिक नहीं है आपके लिए। कोई भी मैलिफिक, मंगल हो, आपको मंगल देखना हो, शनि देखना हो, कोई भी आपको लगता है कि यार ये तो डिफिकल्ट प्लैनेट्स हैं, सो देख लो क्या आपके चार्ट में 1, 5, 9 में से किसी एक हाउस को ओन करते हैं। किसी किसी भी हाउस के अगर वो ओनर हैं तो अब वो मैलिफिक नहीं है, अब वो शुभ है। हमने एक सूत्र की बात करी थी ना, आप लोगों को याद होगा, कि केंद्र का अगर स्वामी बन जाता है कोई मैलिफिक प्लैनेट, शनि को मान लो केंद्र का एक हाउस मिल गया, तो हमने क्या बोला कि वो अपनी अशुभता को छोड़ देगा, यही बोला ना हम लोगों ने। लेकिन सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी, प्रॉपरली उसका शुभ की तरह ट्रीट करने के लिए उसके पास एक त्रिकोण होना चाहिए, 1, 5, 9 में से एक होना चाहिए। टॉरस लगन बनाओगे ना जब, तब ये आएगा। ठीक है, तो एक त्रिकोण आएगा, एक केंद्र आएगा। तो अब क्या हो गया, अब वो प्रॉपरली शुभ हो गए। अलका जी मैं लास्ट में ले पाऊंगा सवाल, है ना, वरना फ्लो टूट जाएगा। हाँ, श्योर। रिपीट करना है? अच्छा, ठीक है। तो राजयोग कारक के लिए मैंने बोला कि कोई भी प्लेनेट अगर केंद्र का स्वामी हो, किसी केंद्र के किसी एक हाउस का भी स्वामी हो, 1, 4, 7, 10 में से कोई एक राशि हो, साथ ही 1, 5, 9 में भी उसकी कहीं राशि हो, 1 तो आपने ले लिया, 5, 9 देख लो, 1, 4, 7, 10 और 5, 9 अगर दोनों जगह मैच हो जाए ना, तो समझो वो राजयोग कारक प्लेनेट है। सिंह लगन में होता है ना, जैसे सिंह लगन में क्या होगा कि 5 नंबर का लगन है, चौथे भाव में कौन सी राशि आएगी? 8 नंबर, मंगल की राशि आ गई। और 9वें भाव में आप जाके देखोगे तो एक नंबर आता है, वो भी मंगल का है। तो मंगल के पास 4th हाउस भी आ गया और 9th हाउस भी आ गया, केंद्र का भी स्वामी, त्रिकोण का भी स्वामी। तो ये जो प्लेनेट है सिंह लगन वालों के लिए ये राजयोग कारक है, ये राजयोग देने आया है उस बंदे को। अब कितना दे पाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका बल कितना है, वो कैसा प्लेस्ड है, कितना उसके पास अपने मित्रों का सपोर्ट है।
शुभता की मैंने बात करी थी कि कौन कौन से प्लैनेट शुभ होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा शुभ मैंने बता रखा है आपको कि भाई शुक्र है। शुक्र के बाद जुपिटर, गुरु, गुरु के बाद मरकुरी यानी बुध, सबसे ज्यादा शुक्र, फिर गुरु, फिर बुध, फिर पूर्ण बली चंद्रमा या फुल मून वाले, पूर्णिमा के पास वाले चंद्रमा, शुक्ल पक्ष वाले। ये इनका वो है, शुभता का लेवल है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा पापी कौन है, तो सबसे कम आएगा जो ये है मून। ठीक है, सबसे कम आ गया आपका कृष्ण पक्ष का मून हो, क्षीण चंद्रमा हो या फिर निर्बली चंद्रमा हो, वो आएगा। उसके बाद सूर्य, फिर शनि और फिर मंगल। एक चीज याद रखना, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी ना राजयोग देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों की राशियां वो जो पढ़नी चाहिए वो अलग सूत्र था, कि एक राशि केंद्र में पड़े एक त्रिकोण में, वो वाली बात नहीं कर रहा। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी राजयोग देते हैं, कैसे देंगे? जैसे केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी 1 4 7 10 का स्वामी, 1 4 7 10 का स्वामी, और 1 5 9 1 5 9 का स्वामी कहीं पे भी एक साथ बैठ जाए तो राजयोग है। इनके पास पावर है आपको राजयोग देने की। साथ बैठ जाएं, एक दूसरे को देख भी लेंगे ना, वो भी एक राजयोग। यानी केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी को देखता हो, दृष्टि डालता हो। दृष्टि हम लोग पढ़ चुके हैं। या तो साथ में बैठ जाएं, एक केंद्र का स्वामी एक त्रिकोण का स्वामी, जैसे फोर्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड साथ में बैठ जाएं, या फर्स्ट लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड साथ में बैठ जाएं। तो ये क्या हो गया कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक साथ बैठे हों तो राजयोग है। एक दूसरे को म्यूचुअल एस्पेक्ट से देख लें, यानी आमने सामने बैठ जाएं तो वो भी सातवीं दृष्टि से देखेगा, वो भी सातवीं दृष्टि से देखेगा, तो ये भी राजयोग है। या तो परिवर्तन कर लें, इसे बोलते हैं परिवर्तन योग। क्या होता है परिवर्तन योग? मतलब जैसे मंगल जुपिटर के साइन में चले गए, मंगल मार्स गुरु की राशि में बैठे हों, और गुरु बैठे हों मंगल की राशि में, एक दूसरे के घर में बैठ गए, ये भी राजयोग है। और वो केंद्र त्रिकोण के स्वामी होने चाहिए। लेकिन जैसे सिंह लगन में ही फोर्थ हाउस के लॉर्ड है मार्स, और फिफ्थ के लॉर्ड कौन है? जुपिटर। 5 नंबर का लग्न बनाओगे, चौथे भाव में आएगा 8, और पांच और पांचवें भाव में आएगा 9। राइट। सो अगर मंगल और जुपिटर एक साथ बैठ जाएं कहीं पे भी चार्ट में तो ये राजयोग है। या एक दूसरे को देख लें, दृष्टि से आमने सामने बैठ जाएं। मंगल अगर बैठा हो 11वें में, जुपिटर 5वें में बैठा हो, तो एक दूसरे को देखेंगे तो भी राजयोग है। या परिवर्तन हो जाए, जैसे चौथा भाव जहां पे 8 नंबर लिखा है वहां जुपिटर जाके बैठ जाए, पांचवा भाव जहां पे 9 नंबर लिखा है वहां मंगल आके बैठ जाए, तो परिवर्तन हो गया। दिस इज ऑल्सो राजयोग। तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी राजयोग बनाते हैं। अब राहु केतु की अगर बात करें कि भाई राहु केतु हमें कैसा रिजल्ट दे रहे हैं या कैसा रिजल्ट देंगे, तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उनकी स्थिति क्या है, वो किस राशि में बैठे हैं, उस राशि का स्वामी कैसा बैठा है। इट इज लाइक कि मैं नीता मैडम के घर पे कैसा फील करूंगा, तभी तो अच्छा फील करूंगा ना। नीता मैडम खुद उस घर की मालिक होकर अच्छा फील कर रही होंगी। अब मैं इनके घर चला जाऊं मेहमान बन के, नीता मैडम खुद स्ट्रेस में है, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? मेरे को तो लिखेगा ना कि अरे मैं आया था लेकिन मैडम तो खुद ही स्ट्रेस में है। इट इज लाइक दैट। तो राहु केतु का अगर आपको देखना हो ना, तो राहु केतु जहां बैठे हों उसका स्वामी अगर स्ट्रांग हो ना तो राहु केतु भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि राशि कौन सी है, राशि कौन से राशि में वो बैठे हैं, उनके मित्र की राशि है या उनके शत्रुओं की राशि है। हाँ जी संगीता जी, मैं बता रहा हूँ। सो आप आई थिंक पूछ रहे हो राजयोग के बारे में, कि जो राजयोग बनता है वो अगर शत्रु के यहाँ पे हो तो।
तो जो राजयोग है ना, एक तो राजयोग बनेगा, ठीक है, लेकिन हर राजयोग का अलग अलग पावर रहता है, रिजल्ट अलग अलग रहते हैं। क्योंकि देखिए, केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो सकता है आपको बहुत सारे लोगों के चार्ट में मिल जाए, लेकिन क्या सबको रिजल्ट सेम मिल रहा है? नहीं। कारण क्या है? अगर सोचिए कि केंद्र त्रिकोण के स्वामी एक साथ बैठे हों और केंद्र या त्रिकोण में से ही एक हाउस में बैठे हों, तो कितना बढ़िया हो गया, क्योंकि वो हाउस भी तो अच्छे हैं ना, हाउस भी अच्छे हैं। लेकिन यही योग बन रहा हो छठे भाव में, आठवें में, बारहवें में, फिर अच्छा थोड़ी है, फिर उतना पावरफुल नहीं रहा योग। क्योंकि अब वो दोनों लोग आए थे राजयोग बनाने, लेकिन उनको एक ऐसी सिचुएशन में बैठा दिया जहां पे उनको अच्छा नहीं लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं है, इट्स नॉट अ गुड प्लेस। तो राजयोग का भी पावर रहता है। उसके बाद उन प्लैनेट्स का बल होना चाहिए। जैसे दो प्लैनेट राजयोग तो बना रहे हैं, लेकिन उनका डिग्री भी देखोगे ना आप, अंश बल कितना है। वो खुद पावरफुल होने चाहिए आपको कुछ रिजल्ट देने के लिए। ओके, सो आप कह रहे हो कि सिंह लगन में शनि मंगल बैठे हो, ठीक है। अब शनि क्योंकि क्या है, छठे का स्वामी है और सातवें का स्वामी है, लेकिन एक केंद्र का स्वामी है, ठीक है। और जुपिटर क्या है, सॉरी मार्स बोला आपने, तो मार्स चौथे का स्वामी है और नौवें का स्वामी है। तो राजयोग तब भी बनेगा, क्योंकि सैटर्न इज ऑल्सो लॉर्ड ऑफ सेवंथ हाउस, राइट। तो बिल्कुल बनेगा, क्योंकि शर्त पूरी हो रही है ना। हम क्या, शर्त क्या है हमारी कि एक उसके पास केंद्र रहना चाहिए, दूसरे के पास त्रिकोण रहना चाहिए। सैटर्न कह रहा है हाँ भाई है मेरे पास केंद्र, क्योंकि मेरे पास सेवंथ हाउस है। मार्स कह रहा है हाँ मेरे पास त्रिकोण है, क्योंकि मेरे पास नाइन्थ हाउस है। तो तब भी बनेगा। अब राहु केतु जो रिजल्ट देते हैं वो अपने प्लेसमेंट के हिसाब से देंगे कि कैसे बैठे हैं, किस प्लैनेट के साथ बैठे हैं, उनके जिस भाव में वो बैठे हैं उस भाव का स्वामी कैसा है, वेल प्लेस्ड है कि नहीं, अपनी उच्च राशि में है, नीच राशि में है, शत्रुओं के साथ है, उसका बल कितना है, उस हिसाब से देते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा राहु केतु आपको राजयोग भी दे सकते हैं। अगर राहु केतु केंद्र में बैठे हों, 1 4 7 10 इन हाउसेज में राहु केतु बैठे हों, और किसके साथ बैठे हों, ट्राइन के लॉर्ड्स के साथ, 1 5 9 के लॉर्ड्स के साथ बैठे, इट्स अ राजयोग। रिपीट कर देता हूं, राहु केतु केंद्र में बैठे हों, 1 4 7 10 में से किसी हाउस में बैठे हों, और 1 5 9 के लॉर्ड्स के साथ बैठे हों। जैसे अगर पहले भाव का स्वामी मंगल है ना, तो मंगल के साथ बैठे हों चौथे भाव में, या सातवें में, या दसवें में, या पहले में, तो राजयोग है, ठीक है। सो राहु केतु केंद्र में हूं, और त्रिकोण के स्वामी, सॉरी त्रिकोण का स्वामी, यानी अगर मेष लगन का चार्ट है तो त्रिकोण के स्वामी हुए मंगल, क्योंकि फर्स्ट को केंद्र भी बोलते हैं, त्रिकोण भी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको त्रिकोण समझना है ना, तो दैट इज 5 9, 5 9 को आप समझिए त्रिकोण। सो फिफ्थ लॉर्ड कौन हुआ मेष लगन में, सूर्य। नाइन्थ लॉर्ड कौन हुआ, 9 नंबर गुरु। तो सूर्य या गुरु के साथ बैठ जाए। अब राहु जो है सूर्य को ग्रहण लगा देगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो अलग बात है, ठीक है। जैसे गुरु को आप ले लो, उसके साथ भी क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं गुरु चंडाल योग, गुरु राहु साथ में रहते हैं, गुरु चंडाल योग, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, दैट्स अ डिफरेंट योग। लेकिन वो राजयोग बनाएगा क्योंकि वो त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा है। राहु या केतु केंद्र में त्रिकोण के स्वामी के साथ हो तो राजयोग बनाते हैं। या तो क्या हो, इसका विपरीत हो जाए, ट्राइन में बैठे हो केंद्र के लॉर्ड के साथ, 1 5 9 में बैठे हो राहु, राहु केतु, और केंद्र के स्वामी के साथ बैठे हो उस प्लैनेट के साथ जो 1 4 7 10 का स्वामी हो, किसी भी एक भाव का, तो भी ये राजयोग है। राहु हमेशा बिहेव करता है शनि की तरह, राहु हमेशा बिहेव करता है शनि की तरह, और केतु हमेशा बिहेव करता है मंगल की तरह। छठे आठवें भाव, बारहवें भाव को हम लोगों ने बोला कि त्रिक हाउस है, त्रिक बैड हाउसेस बोलते हैं, राइट लोग। तो उसका कारण सीधा सीधा है, आठवां भाव आपका डिजीज है। अब कौन सी वाली डिजीज है आठवां भाव, क्रॉनिक डिजीज, लंबी चलने वाली बीमारी। छठा भाव दूसरी तरफ क्या है आपका, रोग ऋण शत्रु। बारहवां भाव क्या है, इलनेस आपका, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका इम्यूनिटी था,
तो 12वां भाव क्या हो गया, लॉस ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी लो रहेगा। 12वां भाव मतलब जो भी पहला भाव दे रहा था उसका लॉस है। 12वां भाव आपका, जो आप हॉस्पिटल जाते हो ना, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है, दैट इज ऑल्सो 12th हाउस। जेल, जेल भी 12वां भाव है। घर से जो दूर जाना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो 12वां भाव, लेकिन 12वें भाव में ही आपका फॉरेन भी आता है, फॉरेन सेटलमेंट और वो सब भी। सो 12वां भाव वो भी है। अब मारक का पूरा सूत्र लिख लीजिए, मारक। हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि दूसरा भाव और 7वां भाव मारक है। डन। लेकिन आप पूरा सूत्र लिखिए। दूसरे भाव और 7वें भाव में जो प्लेनेट बैठे हो ना, वो भी मारक की तरह ही बिहेव करते हैं। लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस एंड 7th हाउस, ये हो गया सेकंड चीज। तो दूसरे और 7वें भाव के स्वामी, दूसरे और 7वें भाव में बैठे हुए प्लेनेट, और दूसरे और 7वें भाव के स्वामियों के साथ जो बैठेगा वो भी मारक की तरह ही बिहेव करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, दूसरे भाव के स्वामी मान लीजिए किसी के चार्ट में हुए जुपिटर, तो जुपिटर के साथ अब कोई भी आके बैठा होगा ना साथ में, तो वो भी मारक की तरह ही बिहेव करेगा। तीन चीजें बताइए मैंने मारक के लिए। एक, 2 और 7 में कौन बैठा है, सिंपल देख लो, दूसरे भाव में कौन बैठा है, 7वें में कौन बैठा है। दूसरा, दूसरे भाव का स्वामी कौन है, किस कौन ओन करता है दूसरे भाव को, 7वें भाव को कौन ओन करता है, दैट इज ऑल्सो मारक। तीसरा, दूसरे और 7वें भाव के जो स्वामी निकले हमारे, क्या वो अकेले बैठे हैं या किसी के साथ बैठे हैं। अगर किसी के साथ बैठे हैं ना, तो वो भी मारक बन गए अब। इट इज लाइक कि मैं आपके चार्ट के लिए मारक था, मैं रास्ते में चलते हुए किसी को मिला, मैं वो भी मिला मेरे को, हमने कहा चलो भाई साथ में ही दोनों मारक बनते हैं। तो ये पूर्ण सूत्र है। तो 6, 8, 12 को जब भी आप जज करोगे ना, छठे, 8वें, 12वें भाव को, क्योंकि जनरली इनको नेगेटिव हाउसेस माना जाता है। सो केयरफुली आप देखना कि छठे का स्वामी, 8वें का स्वामी, 12वें का स्वामी कैसा प्लेस्ड है, तो उस हिसाब से रिजल्ट आएंगे। और अगर वही अगर केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो गया ना, तो थोड़ा सा रिजल्ट कम हो जाएगा, बुरा मेलिफिक इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा अभी थोड़ा सा। ठीक है। तो 6, 8, 12 को जब भी आप जज करोगे, तो ये भी देख लेना कि वो और किस हाउस को वो करते हैं। जैसे अगर ये मेलिफिक्स के साथ बैठ जाए ना, तो और खराब है। अब आप नोट कीजिए कि वैसे आपको